हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप तिवारी, फाउंडर एंड सीईओ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एजुकेशन सोसाइटी, फाउंडर एंड सीईओ डिजिटल आइकॉन प्रगति, कंसल्टेंट एनजीओ एंड बिजनेस एंड कॉर्पोरेट ट्रेनर। बहुत दिनों से मेरे पास एक रिक्वेस्ट आ रही थी कि एनजीओ होता क्या है, कैसे उसे ज्वाइन किया जाता है, क्या उसके काम हैं और कैसे उसमें जुड़ के काम किया जा सकता है। तो आज मैं उस सारी बातों को लेते हुए ये वीडियो बना रहा हूँ। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि एनजीओ है क्या। बहुत लोग जानते भी हैं कि एनजीओ का फुल फॉर्म है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है, ऐसा कोई भी संगठन जो गैर सरकारी हो। ठीक है, तो ऐसा कोई भी संगठन जो गैर सरकारी है वो एनजीओ की श्रेणी में आएगा। अब इसके अलग अलग रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हैं, जिसकी वजह से इसको हम उसमें क्लासिफाइड करते हैं। तो उन मुद्दों पे अपन बाद में आएंगे। तो पहला तो यही हुआ कि एनजीओ जो है वो एक गैर सरकारी संगठन होता है। अब किसी एनजीओ को हम ज्वाइन कैसे कर सकते हैं? तो उसको ज्वाइन करने के दो तरीके हैं। एक तो या तो हम कोई जो एनजीओ जो चल रहा है उसको हम ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर हम खुद एक अपना एनजीओ रजिस्टर्ड कर सकते हैं। अब ज्वाइन करने के भी दो तरीके हैं। एक तो या तो हम उसमें मेंबर बन जाएं, या कि हम उसमें कोई जॉब करें। तो इस तरीके से हम किसी एनजीओ को ज्वाइन कर सकते हैं। अब प्रश्न आता है कि अगर एनजीओ हमें अगर ज्वाइन करना है तो उसके तो बहुत आसान तरीका है कि हम किसी भी एनजीओ को देखेंगे जो कि हमारे क्षेत्र में अच्छे से चल रहा है, हम उसमें जाके अप्लाई करेंगे और हमको अगर हमारी क्वालिफ़िकेशन उससे मैच करती है और उनके इंटरव्यू में हम मैच करते हैं तो वो हम उसको ज्वाइन कर सकते हैं। एज ए मेंबर अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो हम उस एनजीओ में एक एप्लीकेशन देंगे। अगर वो वहाँ के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और जो साधारण सभा की है वो अनुमति होती है तो वो हमें उसमें एज ए मेंबर हमें ले सकते हैं। परंतु अगर हम अपना खुद का एनजीओ रजिस्टर्ड करना चाहते हैं तो फिर उसके लिए एक अलग प्रोसेस है। हम अपना खुद का भी एनजीओ रजिस्टर्ड कर सकते हैं, तो उसमें अलग अलग एक्ट हैं। एक तो है सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में 7 मेंबर्स की ज़रूरत है और आपके पास में एक अपना उद्देश्य होना चाहिए, एक पूरा बायलाज होना चाहिए, आपका एक संविधान होना चाहिए कि आप उस एनजीओ को अगर रजिस्टर्ड करेंगे तो आप फिर क्या उसमें किन उद्देश्यों को लेते हुए काम करेंगे। दूसरा है ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन एक्ट। तो ट्रस्ट में भी आप रजिस्टर्ड कर सकते हैं। उसके फ़ायदे और नुकसान मैं आगे की वीडियो में आपको बताऊंगा। क्या फ़ायदे सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में रजिस्टर्ड करने के हैं और क्या फ़ायदे ट्रस्ट में हैं और दोनों में अंतर क्या है। उसके बाद एक होता है कंपनी रजिस्ट्रेशन एक्ट। तो अगर हम जो कंपनी एज ए एनजीओ रजिस्टर्ड करते हैं तो वो भी हम कर सकते हैं और उसके भी कुछ फ़ायदे और कुछ नुकसान हैं जिनको हम बना सकते हैं। तो ये सब चीज़ें सबसे पहला बात ये होती है कि हमारा उद्देश्य क्या है। जो हमारा उद्देश्य होगा तो उस हिसाब से हमें अपना ये तय करना पड़ेगा कि एक्चुअल हम एनजीओ किस तरीके का रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं। ठीक है, तो अब बात आती है इसमें कि अगर हमें रजिस्ट्रेशन हमने तय कर लिया कि रजिस्ट्रेशन हमें करवाना है तो उन रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए फिर हमें किन किन डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी। तो सबसे पहला तो मैंने जो पहले ही आपको बताया था कि आपको एक तय करना पड़ेगा कि आपका उद्देश्य क्या है, आप किन उद्देश्यों को लेके काम करना चाहते हैं। उन उद्देश्य को तय करना पड़ेगा। उन उद्देश्यों के तहत आपको अपना एक बायलॉज बनाना पड़ेगा। उन बायलॉज के साथ में 7 मेंबर, अगर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में आप रजिस्टर्ड करते हैं तो 7 मेंबरों की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर आप कंपनी रजिस्ट्रेशन एक्ट में करते हैं तो फिर उसके हिसाब से एक डिफरेंट प्रोसेस होगी। ट्रस्ट में
मैक्सिमम 3 लोगों के भी होंगे तो चल जाएगा। तो ये आपको अलग अलग तरीके से ये देखना पड़ेगा और उसके हिसाब से रिक्वायरमेंट भी अलग अलग आपकी होगी। उसके बाद मैं आता हूँ बैंक डिटेल में। तो बैंक डिटेल जो है इन सभी जो एक्ट हैं इसके लिए अलग अलग है। जैसे अगर आप सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में अपनी कोई सोसाइटी रजिस्टर्ड करते हैं, कोई एनजीओ रजिस्टर्ड करते हैं, तो उसके लिए आपको या तो चेयरमैन सेक्रेटरी या चेयरमैन सेक्रेटरी और ट्रेजरर इन तीनों को साइनिंग अथॉरिटी बनाना पड़ेगा, जो कि किसी भी फंड को यूटिलाइज़ करेंगे, बैंक से निकालेंगे और आपके प्रॉपर ऑपरेशन में लगाएंगे। जो ट्रस्ट होता है, जो ट्रस्ट में चूँकि उसका खुद का पैसा होता है और कुछ मामलों में वो ग्रांट भी लेते हैं, परंतु मैक्सिमम अथॉरिटी 1% की होती है, वो अपने उसके हिसाब से ऑपरेट कर सकता है। तो ये हुआ बैंक के। कंपनी एक्ट में भी इसी तरीके से होता है। तो उसके बाद में अब बात आती है कि आपके ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं जिन पे एनजीओ काम करता है। तो मैं आपको अगर एक लाइन में इसका उत्तर दूं तो अब ऐसे कोई मुद्दे नहीं बचे जिनमें एनजीओ काम ना करता हो। लगभग जो भी सामाजिक क्षेत्र के जितने भी मुद्दे हैं उन सभी में काम कर सकता है। चाहे तो वो आप एनवायरनमेंट की बात कर लें, चाहे एजुकेशन की बात कर लें, पुअर पर्सन की बात कर लें, तो पुअर पर्सन के लिए भी अलग अलग चीज़ें हैं। या तो उनके एजुकेशन की बात है या उनके लाइवलीहुड, रोजगार और स्किल डेवलपमेंट की बात है, उन पे काम कर सकता है। दलित डेवलपमेंट है, जो आपके शेड्यूल टाइप शेड्यूल कास्ट हैं, उनके लिए अगर आप कुछ करना चाहते हैं। स्किल डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं। वुमेन डेवलपमेंट है। वाटर एक बहुत बड़ा मुद्दा, हालांकि पहले इनमें एक गवर्नमेंट का एक अलग आरडी का एक पूरा प्रोजेक्ट चलता था, वो अब बंद हो गया है, परंतु फिर भी एक ये बहुत अच्छा मुद्दा है जिसमें काम किया। इको टूरिज़्म में आज के समय में गवर्नमेंट बहुत प्रमोट कर रही है और फंड्स दे रही हैं, तो उस क्षेत्र में भी बहुत एनजीओ काम कर रहे हैं। ऑर्गेनिक फूड फार्मिंग की बात है, एनजीओज हमेशा इस मुद्दे को उठाते रहे हैं कि लोगों को जहरीला खाना नहीं मिलना चाहिए, उन्हें साफ और सात्विक खाना मिलना चाहिए। तो इसके लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग, जिसको जैविक खेती बोलते हैं, उसमें भी बहुत से एनजीओ काम कर रहे हैं। ह्यूमन राइट्स है, लोगों को लगता है कि उनके राइट्स का हनन हो रहा है, गवर्नमेंट उनको प्रॉपर राइट्स एंटरटेनमेंट नहीं करने दे रही है, एंटरटेन नहीं करने दे रही है, तो उनके लिए भी जो है बहुत से ऑर्गेनाइजेशन काम करते हैं। नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे भी काम करते हैं। कुछ कोलैबोरेट होकर पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड भी काम करते हैं। इसके अलावा ओल्डर पर्सन हैं जो आपके, उनको आप हेल्प कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि आप एनजीओ के उसमें एम्स में कर सकते हैं। और भी बहुत सारे हैं जो शायद अभी छूट रहे हों, जो कि आप तय कर सकते हैं कि सबसे बड़ा ये है कि आप आसपास अपने समाज में वो प्रॉब्लम देखते हैं और जो प्रॉब्लम आपको लगती है कि इसे सॉर्ट आउट या सॉल्व करना चाहिए, उन मुद्दों पे आप काम करते हैं। यही बेसिकली एनजीओ का काम होता है और यहीं से बेसिकली एनजीओ का जन्म भी होता है। तो अब बात आती है सबसे महत्वपूर्ण कि फंड इन सब चीज़ों के लिए कहाँ पाएँ। तो सबसे पहला तो रिसोर्स है गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट, जिन वेरियस डिपार्टमेंट है जो अलग अलग मुद्दों पे चीज़ें देते हैं। सामाजिक न्याय हैं तो वो महिला सशक्तिकरण और आपके बुजुर्गों के रहवास के लिए, और ऐसे मद निषेध है, इन सब चीज़ों के लिए फ़ंड करता है। इन्वायरमेंट है तो फॉरेस्ट है और अदर डिपार्टमेंट है जो कि उसके लिए काम करते हैं। एजुकेशन अपना एक अलग डिपार्टमेंट है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास इसमें फ़ंड करता है। तो ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट हैं जिसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें वो कर सकते हैं। दूसरा तो है सीएसआर आज के समय में बहुत चल रहा है और बहुत से एनजीओस में काम कर रहे हैं। सीएसआर होता क्या है, शॉर्ट में मैं बताऊंगा, इसका वीडियो में पूरा एक सीएसआर पे बनाने वाला हूं। तो सीएसआर क्या है? सीएसआर है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। किसी भी कंपनी को रजिस्टर्ड किया जाता है तो उससे ये कहा जाता है कि आप अपने शेयर का
जो भी आपको प्रॉफिट होता है उसका 2% आप सोशल कॉज पे खर्च करेंगे। उसी सोशल कॉज के में खर्च करने के लिए वो एनजीओ को डोनेशन करते हैं, जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। आपके सब्जेक्ट और उनके सब्जेक्ट अगर मैच करते हैं तो वो आपको फंड कर सकते हैं। थर्ड है, आप अपनी एक साइट बनाते हैं और उसमें एक डोनेशन कैंपेन चलाते हैं किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेते हुए, और डोनेशन को लेके आप उसमें काम कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप फंड ले सकते हैं। इन फंड्स के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जो कि आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा, और अलग अलग मुद्दों के, डिपार्टमेंट के लिए, CSR के लिए और ऑनलाइन कैंपेन के लिए। थर्ड है, इनमें चैलेंजेस क्या हैं एनजीओ के सामने। तो सबसे बड़ी है तो उनके पास रेगुलर फंड्स की अवेलेबिलिटी नहीं हो पाती, क्योंकि अलग अलग प्रोजेक्ट्स वो अप्लाई करते हैं, वो अलग अलग समय में चलते हैं और उसके बाद में वो ख़त्म हो जाते हैं। उन्हें फिर नए प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई करना पड़ता है, और ये इरेगुलरिटी उनको बहुत दिक्कत करती है वर्किंग के लिए। फिर अनस्किल्ड पर्सन, इस कंपनियों के पास में तो MBA और अलग अलग उससे पढ़े हुए लोग बाग मिल जाते हैं, स्किल्ड पर्सन मिल जाते हैं, CSB उसमें एक आ जाता है। परंतु जो NGO सेक्टर के लिए है MSW और BSW भी है, उनके पास में भी वर्क एक्सपीरियंस और ग्राउंड लेवल का एक्सपीरियंस उतना होता नहीं। तो एक अनस्किल्ड पर्सन की भी बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम फेस। दूसरा क्या है कि गवर्नमेंट के काम एक एक्चुअल एनजीओ कर रहे होते हैं, तो गवर्नमेंट का जो पूरा एक क्या कहना चाहिए, जो मैकेनिज्म है वो एनजीओ के अक्सर खिलाफ काम करता है, जो एनजीओ को प्रॉपर सपोर्ट नहीं करता है। तो ये भी उनके पास में चैलेंजेस हैं। तो मैंने आपके सामने एक मोटा मोटी एनजीओ के विषय में जानकारी रखने का प्रयास किया है। आगे के जो भी मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें और उसका क्लासिफिकेशन करके मैं उसको और डिटेल में आपको हर मुद्दों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।